ये दोनों जलाओ, इसको ऑफ करो। हाँ बाकी जलाओ, भी जलाओ। दिखेगा ठीक ठीक। अच्छा ये बताओ कि पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? सम इफ। सम इफ और सम इफ दोनों हो गया था। इसके बाद जो था हम लोग का इफ था, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन भी हो गया था। देखो यहाँ पे सम इफ के बाद सम इफ जहां मल्टीपल कंडीशन हम लोग देख रहे थे, जहां मल्टीपल कंडीशन को यूज करके हम लोग सम कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद क्या था हम लोग का? मैक्स था, मैक्स ए था। ठीक है, मैक्स इफ था और मीन ए था। कितना फंक्शन तो हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मीन ए। अच्छा मैक्स ए क्या था? मैक्स ए या काउंट ए, ये क्या था बताओ, याद है किसी को? मैक्स और मैक्स ए क्या डिफरेंस था? काउंट और काउंट ए क्या डिफरेंस था? तुम लोग भी बताओ, मैक्स और मैक्स ए में क्या डिफरेंस है? इसको समझने के लिए तुम रेफर कर सकते हो काउंट और काउंट ए का डिफरेंस। नहीं याद है? काउंट ए में बिल्कुल। काउंट फंक्शन जो था ना, वो काउंट करता था सिर्फ नंबर वाले सेल को और डेट वाले सेल को। नंबर एंड डेट को सिर्फ काउंट करता था। 4 तरह का डेटा टाइप हम लोग पढ़े इसमें। पहला कैरेक्टर, दूसरा नंबर न्यूमेरिक, तीसरा लॉजिकल वैल्यू, ठीक है, एक डेट टाइम वैल्यू हो गया। तो 4 में से 2, पहला नंबर और डेट टाइम, जो डेट वाला था उस दोनों को काउंट करता था काउंट, और काउंट ए फॉर ऑल, इस 2 को छोड़ देता था। किसको? इसको, लॉजिकल को और कैरेक्टर को। तो इसके लिए काउंट ही इस्तेमाल करते थे। समझ में आ रही बात? 4 तरह का डेटा है ना, कैरेक्टर है, नंबर है, डेट है एंड लॉजिकल बुलियन वैल्यू है। ठीक है, तो डेट और नंबर को काउंट कर लेता था काउंट, इस 2 को नहीं काउंट करता था। ये 2 क्या क्या है? कैरेक्टर है और बुलियन वैल्यू है, ट्रू फॉल्स वाला और कैरेक्टर, इसको को नहीं करता था काउंट, उस सेल को इग्नोर कर देता था। ठीक है, तो काउंट क्या किया? उस दोनों को भी काउंट कर लिया। मतलब सेल में जो वैल्यू हो सबको काउंट करेगा काउंट ए। ठीक है, यही अंतर काउंट और काउंटे में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस
मैक्स और मैक्स ए में, मीन और मीन ए में भी है। ठीक है, मैक्स मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा, जो हम रेंज ऑफ सेल देंगे उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा मैक्स, और मैक्सिमम फाइंड आउट किसमें करेगा? नंबर्स में। नंबर्स में करेगा, या डेट दोगे तो डेट में करेगा, लेकिन बुलियन को लॉजिकल वैल्यू जो होगा उसको और कैरेक्टर को इग्नोर कर देगा, लेकिन जैसे ही ए लगा देंगे उसको भी काउंट कर देगा। अब तुम बोलोगे कि भाई मैक्स कैसे पता चलेगा कैरेक्टर में लॉजिकल में? बताओ तुम राकेश। मैक्स फंक्शन कैसे, मैक्स ए अगर हम अप्लाई करते हैं रेंज ऑफ सेल में, जिसमें कैरेक्टर भी है, नंबर भी है और लॉजिकल वैल्यू भी है, ट्रू और फॉल्स वाला, तो कैसे काम करेगा मैक्स? मैक्स ए मैक्स ए मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। 100 अगर नंबर है, 100, 150, 200, 250, इसमें से मैक्स फाइंड आउट करना है तो 250 फाइंड आउट होगा, मीन करेंगे तो 100। समझ में आ रहा? लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जा रहा है कि हम मैक्स फाइंड आउट करने के लिए तुमको बोल रहे हैं, लेकिन किसी एक रेंज में ट्रू लिखा हुआ है, किसी एक रेंज में फॉल्स लिखा हुआ है, कहीं हेलो लिखा हुआ है, कहीं इंडिया लिखा हुआ है, और ऊपर 100, 150, 200 लिखा हुआ है, और सब में से मैक्स फाइंड आउट करना है। कैरेक्टर भी है, नंबर भी है, सब है, तब कैसे होगा? मैक्स कैसे फाइंड आउट करोगे? एरर नहीं ना देगा। मैक्स ए इसीलिए बना गया है, मैक्स ए इसीलिए बनाया गया है कि हम मैक्स फाइंड आउट कर सके सारे डेटा टाइप्स के बीच में। ओके, अब रहा बात कि मैक्स तो फाइंड आउट करेंगे तो नंबर में मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे ना। एक तरफ 100, 150, 200, 250 है, और दूसरी तरफ हेलो है और ट्रू और फॉल्स है, तब क्या करें? तो मैक्स ए ने क्या किया, मैक्स ने क्या किया कि सारे तरह के डेटा को वो नंबर में रिप्रेजेंट करना शुरू किया। तब तो मैक्स निकाल सकते हैं ना, सारा नंबर हो जाएगा। तो क्या बोला कि ट्रू जो रहेगा, बुलियन ट्रू, उसको 1 मानेंगे, और बुलियन फॉल्स को 0 मान लेंगे। ठीक है, 100, 150, 200, 250 ऊपर से, नीचे है ट्रू, ट्रू बराबर 1, फॉल्स बराबर 0, और नीचे लिखा हुआ हेलो और इंडिया कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप के किसी भी सेल को 0 मानेंगे, इसको 0 मान लेंगे। अब तो मैक्स निकाल सकते हैं ना, 100, 150, 200, 250, 1, 0, 0, 0, अब निकल जाएगा मैक्स। ठीक है, मीन और मीन ए में भी यही बात है, मीन सिर्फ नंबर में निकालेगा और मीन ए सब में निकालेगा। ठीक है, इसको करके बार दिखाते तो कुछ और समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ढाई सौ मैक्स हो गया। ठीक है, लेकिन मेरा अगर मान लो इसको सबको माइनस लगा देते हैं, -250, अब बताओ तो मैक्स क्या होगा? ये हो गया हमारा -100, -150, -250, और ये ट्रू का वैल्यू 1, इसका 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ठीक है, अब बताओ मैक्स कौन हुआ? इस 1 माइन हो गया मैक्स, आ गया ना? ठीक है, अच्छा अगर इस को हटा देते हैं, तब आप देखो ये सब माइनस में है और ये फॉल्स है, 0, 0, 0, तब मैक्स क्या निकलेगा? आगे 0, मतलब कंसीडर कर रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से मीन ए भी काम करेगा। यहाँ लिखते हैं हम मीन ए,
और इस पूरे रेंज को हम दे देते हैं, क्या होगा मिनिमम में बताओ? मीन ए का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 0 0 0, तो सबसे कम तो यही 0 ही है ना। समझ में आ गई बात? मैक्स ए और मैक्स मीन ए काउंट ए सब एक जैसा है। इसके बाद था इफ, हम लोग डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे इसको? इफ नहीं डिस्कस हुआ था। ठीक है, देखो अगर तुम लोग थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग का आइडिया होगा तुमको, तो पता होगा कि हम इफ स्टेटमेंट से क्या करते हैं। इफ स्टेटमेंट से क्या करते हैं? इफ अगर हिंदी में इसका अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें, तो मतलब कुछ ऐसा होता है, अगर यदि, है ना, तो किन बोलते हो, नो इफ एंड बट। तो अगर हम ये बोलें कि अगर तुम जा रहे हो बाहर, तो हम अगर तुमको बोले, कंडीशन दे तुमको कि इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड कैरी अम्ब्रेला, अगर बाहर बारिश हो रहा होगा तो अम्ब्रेला साथ लेके जाना। तो डिसीजन मेकिंग किए ना, हम डिसीजन बनाए किसी कंडीशन पे, बारिश, अगर बारिश हो रहा है, अगर बारिश बराबर ट्रू या बारिश हो रहा है, देन कैरी अम्ब्रेला, अदरवाइज नो नीड टू कैरी अम्ब्रेला। सिंपल। यही काम यहां भी हम लोग करेंगे। इफ में 3 पैरामीटर जा रहा है। पहला पैरामीटर है लॉजिकल टेस्ट। दूसरा बात है, अगर ये टेस्ट ट्रू होता है तो ये वाला काम करना है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वाला लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो जाता है तो ये वाला काम हम परफॉर्म करेंगे, है ना। बारिश हो रहा है तो ये वाला, नहीं हो रहा तो ये वाला, इतना ही तो है। ठीक, तो इफ फंक्शन टेस्ट a given condition and return one of the result if the condition is true and another result if the condition is false. Logical test, the condition that is to be tested and evaluated, either test or either true or false. Value if true, अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो हम ये काम करेंगे, लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है तो ये काम करेंगे। आ जाते हैं शीट पे। सबसे आसान सा एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आराम से समझ में आए, फिर धीरे धीरे इसको हम लोग डिफिकल्ट भी करेंगे। 23, 22, 44, 11, अब यहाँ पे कुछ ऑड नंबर है, कुछ इवन नंबर भी है। क्या क्या कैसे हम लोग ऑड और इवन फाइंड आउट करते हैं? 2 से भाग दे के रिमाइंडर चेक करते हैं। 2 से भाग देते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं। अगर रिमाइंडर हमारा 0 है, मतलब पूरा पूरा कट गया होगा, और 2 से पूरा पूरा अगर कोई नंबर कट जाता है तो उसको बोलते हैं इवन है, सम संख्या। और विषम संख्या जो कि 2 से भाग देने पे पूरा पूरा नहीं कटे, पूरा पूरा नहीं कटे मतलब कुछ ना कुछ शेष रह जाए। ओके, इफ लॉजिकल टेस्ट करना है हमको क्या करना है, मॉड फंक्शन कॉल करेंगे और इस नंबर को, इस सेल को 2 से भाग देंगे और मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के बाद चेक करेंगे कि क्या ये 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर होगा तो पहला वाला पार्ट है वो ट्रू रिटर्न करेगा। उसका काम नहीं है अगला स्टेटमेंट को रन कराना है कि नहीं कराना है, वो नहीं जानता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि जो कहा गया है ये काम करने के बाद ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसके बाद अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा वाला पार्ट ट्रू का था। अगर नहीं रिटर्न करता है 0, मतलब अगर वो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, तो तीसरा वाला रन करेगा और यहां लिख देते हैं ऑड। तो ये तो ऑड हो गया, इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं पूरे नंबर में। ठीक है, यहाँ इवन, ये दोनों इवन हो गया, ये भी ऑड, ये भी ऑड, सब ऑड हो गया। अगर इसको हम बढ़ा के 40 कर देते हैं, इवन हो गया। ठीक है, एक बार गौर से फिर फॉर्मूला को देखो। हम लोग क्या किए,
ठीक है, ओके। अब ऐसा करते हैं कि इस एज को थोड़ा सा घटाते हैं हम लोग। 11 है, इसके बाद हम लिख देते हैं हम लोग 17, 20, 22, 15 और इसको डिलीट कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये एज है, पर्सन का एज, इधर नाम है इधर एज है, और हमको ये पता करना है कि कौन कौन से लोग इसमें से हैं जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, वोटिंग के लिए एलिजिबल है। अब तुम बताओगे कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले तो इफ स्टार्ट करेंगे, तो लॉजिकल टेस्ट करना है, तो 18 साल का होना चाहिए ना कम से कम वोटिंग के लिए। तो हम लोग क्या करें, यहाँ क्या लिखे बताओ, एक मिनट तुम बताओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ पे कर्सर वहां क्या लिखें, इस सेल का एड्रेस लिखेंगे, एज है वहां पे, एज को टेस्ट करना है, क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एलिजिबल, और नहीं होता है तो नॉट। ठीक है, काम खत्म। ठीक है, अरे हम किसी को नहीं म्यूट किए, अनम्यूट करने के लिए ऐसा हम नहीं कुछ किए हैं। तुम लोग अगर अनम्यूट करके चेक करो तो सब लोग, तुम लोग अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? हाँ सर, हो रहा है सर। हाँ कर तो रहे हैं, तो फिर यस सर। अगर कि कौन हमको बोल दिख रहा है कि नहीं अनम्यूट हो रहा है, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, हम नहीं तुम लोग को वैसा रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि अनम्यूट ना कर पाओ खुद को, तुम लोग समझदार हो यार, ऐसा क्यों करेंगे? क्लास के बीच में जो लोग अपना माइक ऑन करके बात करता है वो लोग को वैसा करते हैं। ठीक है, अगर तुम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा फोन का इशू हो सकता है, एक बार फिर से लॉगिन करने की कोशिश करो। खैर, यहाँ तक बात समझ में आ गया? ओके, अब एक चीज बताओ हमको, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, लिखते हैं ना, और कंडीशन के बाद वाला जो पोर्शन होता है ये होता है ट्रू के लिए, ठीक, ओके। और कंडीशन इसके बाद वाला होता है फॉल्स के लिए। अब ये बताओ कि हम यहाँ अभी तुम लोग से पूछे कि किसको किसको यूनिफॉर्म नहीं मिला है, तो सबसे सब यूनिफॉर्म में हो तुम लोग, लेकिन एक ऐसा कंडीशन मान के चले कि किसको किसको यूनिफॉर्म नहीं मिला है, कोई बोला कि सर हमको नहीं मिला है, तो हम उससे दोबारा पूछेंगे क्या तुमको आई कार्ड भी नहीं मिला है? तो दो कंडीशन हो गया ना, हाँ पे कंडीशन, ना पे कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इफ एक कंडीशन के ट्रू होने पे, यहां ये वाला पोर्शन है कंडीशन का, यहां इक्वल टू हटा देते हैं, नहीं तो ये कंडीशन है, और इस जगह पे हम अगर ये कंडीशन ट्रू होता है और हमको कोई और कंडीशन चेक करना है इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद, ठीक है, तो एक अगला इफ जहां पे हम एक कंडीशन देंगे, और एक कंडीशन जब ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू वाला स्टेटमेंट होगा,
और यहाँ पे फॉल्स वाला स्टेटमेंट होगा। ये बात समझ में आ गया? ये इस कंडीशन 1, अच्छा 1 2 लिख देते हैं। कंडीशन 1 जब ट्रू होगा तब कंडीशन 2 टेस्ट होगा, है ना? कंडीशन 2 टेस्ट होगा और कंडीशन 2 अगर सही हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन 2 अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला कंडीशन करेगा। अगर मान लो कंडीशन 1 अगर फॉल्स हो जाता है तब कंडीशन 2 टेस्ट होगा? नहीं होगा, सीधे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इफ कंडीशन फॉल्स, कंडीशन 1 फॉल्स वाला, ठीक है। इसको क्या लिख दें यहाँ पे? फॉल्स वाला था, यहां तक हो गया, ठीक। अच्छा, अगर ये बात तुमको समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाता है तो हम एक यहां पर भी इफ लगा सकते हैं जब कंडीशन 3 टेस्ट करेंगे। अगर ये कंडीशन 3 टेस्ट सफल रहा तब हम ये वाला एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर वो फेल हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये वाला रन कराएंगे। ये बात समझ में आ गई? समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि एक कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन है, इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा था, इस पोर्शन को रन करा रहे थे ना, यहाँ जो लिखोगे रन कर जाएगा स्टेटमेंट। तो यहाँ सिंपल ट्रू, फॉल्स, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल के जगह पे हम कंप्लीट एक इफ स्टेटमेंट ही घुसा देते वहां पे, तो रन करेगा वो। जैसे ही कंडीशन 1 ट्रू हो गया तो वो अपने नेक्स्ट वाले में भेजेगा ना उसको, और वहां पे गया कि भाई हमको ये वाला काम कर देना है, तो वहां पे तो एक और काम रखा हुआ था, वहां पे फिर इफ रखा हुआ था, ठीक। तो ये तो कहेगा नहीं कि नहीं नहीं इफ तो करके हम आ रहे हैं, अब अगला वाला इफ नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है। अब पहला कंडीशन अगर ट्रू हो गया और ट्रू वाले जगह पे अगर एक और इफ रखा हुआ है तो पूरा इफ रन करेगा, ठीक है, पूरा इफ रन करेगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो फॉल्स वाले जगह पे जाएगा, वहां फिर इफ रखा हुआ है, फिर इफ रन करेगा। समझ में आ रही बात? बहुत आसान सा बात है। जैसे कहने का मतलब कि हम जा रहे हैं, 2 दरवाजा है मेरे पास, 2 दरवाजा है, हमको ऐसा 2 हाथ रखे, इस खोलेंगे तो इसमें अगर कुछ मिलता है तो ये दरवाजे में जाना है, ये खोलेंगे तो इस दरवाजे जाना है, ट्रू और फॉल्स के कंडीशन में। मतलब हम इस दरवाजे में गए, वहां फिर यही गेम फिर खेला जाएगा कि फिर 2 दरवाजा मिलेगा हमको, ये वाला ट्रू वाला, ये वाला फॉल्स वाला। उसके अंदर गए, फॉल्स वाला के अंदर फिर 2 दरवाजा मिलेगा हमको, ये ट्रू वाला, ये फॉल्स वाला। ऐसा करके हम बहुत बार इफ और एल्स को हम लोग नेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला समझ में आ गया तो आगे बताएं। कंडीशन ट्रू तो इस स्टेटमेंट को रन कराएंगे, वहां फिर वही स्टेटमेंट है। अच्छा, जब ये समझ में आ गया तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस ट्रू के जगह पे भी तो हम इफ लिख सकते हैं, इस फॉल्स के जगह पे एक नया इफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? क्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा देखो, कभी कुछ वीआईपी वाला जब होता है यहाँ पे, वहाँ पे वीआईपी का एंट्री अलग से होगा, वीआईपी में भी अलग अलग रेंज के लोग हैं, वो अलग होगा, आम पब्लिक का एंट्री अलग होगा। सिंपल मंदिर में जाते हैं हम लोग, हनुमान मंदिर स्टेशन वाला, तो लेडीज को उधर, जेंट्स को इधर कर देता है, समझे? तो जो आदमी है जो चेक कर रहा है वो समझो कि इफ है, तो दरवाजा पे एक इफ खड़ा है, जेंट्स आया तो इधर, लेडीज आया तो इधर, लेडीज आई तो इधर, आगे जेंट्स गए आगे, वहां फिर एक तो खड़ा है इफ, ठीक है। इतना के एज के नीचे हुआ तो उधर, उतना एज के ऊपर हुआ तो इधर, हो सकता है। लेडीज वाले में भी आगे बढ़े तो वहां भी एक तो इफ खड़ा है, वो क्या कर रहा है कि एज के हिसाब से वो फिल्टर कर दे रहा है, ऐसा हो सकता है। तो कई कंडीशन पे हम टेस्ट कर रहे हैं, कई कंडीशन पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे इसमें किए वैसे यहां फिर इफ लिख सकते हैं, इस जगह पे हम फिर इफ फंक्शन लिख सकते हैं जिसके अंदर कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स होगा, उसके अंदर ट्रू और फॉल्स से फिर इफ लगा सकते हैं। तो हम लोग कितना बार कर सकते हैं? मल्टीपल टाइम हम लोग
मल्टीपल टाइम इफ यूज कर सकते हैं, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला डेटा लेते हैं। और कोई सब्जेक्ट बताओ। आईटी, पाइथन हो रहा है तुमको? ठीक है, यहां तक तो हो गया कि एक्सेल, आईटी और पाइथन में जो नंबर आया, तो ये हम सब यहाँ पे कर लिए, टोटल जोड़ लिए, C6 D6 E6 और यहाँ परसेंटेज निकाल लिए। यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब हमको ग्रेडिंग करना है, डिवीजन ग्रेडिंग जो बोलो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्लैब बनाए हैं। यहाँ स्लैब बनाए हैं, उसमें क्या लिखे हैं कि 80% से ज्यादा जिसको है वो A, ठीक है, 70 से 80 के बीच में है वो B, और 60 से 70 के बीच ये मेरा है। इसके हिसाब से हमको ग्रेडिंग करना है। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। सबसे पहले हम 80% वाले को कंसीडर करते हैं। इफ ये परसेंट को लेते हैं, ये वाला है ना, G6 ग्रेटर देन इक्वल टू 80%, ये हो गया इफ का कंडीशन वाला पार्ट, पहला वाला। और दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया, ए। और जब 80 से 80 के बराबर और बड़ा नहीं है तब क्या, फॉल्स होगा ना, तब क्या, तो यहां लिखते हैं डोंट नो। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए लिख देते हैं डोंट नो। ठीक है, डोंट नो हो गया। अच्छा, ये वाला काम तुम लोग कर दिए, ये काम हम कर दिए। अच्छा, अब आते हैं हम लोग बी वाला के बारे में बात करते हैं। बी वाला के बारे में करना है तो ये वाला हो गया हमारा, और हमको 70 से बड़ा और 80 से छोटा दोनों चेक करना होगा। 70 से बड़ा चेक करने से हो जाएगा क्या, 80 से छोटा भी चेक करना पड़ेगा? यस और नो? करना पड़ेगा, मतलब दो कंडीशन टेस्ट करना पड़ेगा। तो दो कंडीशन टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है एंड फंक्शन में दोनों कंडीशन रख सकते हैं। पहला तो ये कि J6 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए 70 के, और दूसरा कंडीशन है कि J6 लेस देन हो 80 के। एंड को बंद कर दिए तो ये कंडीशन हो गया। ये कंडीशन में एंड और के में अंतर क्या है, जब एक से ज्यादा कंडीशन पे हमको डिसीजन मेकिंग करना है तो दोनों में से अगर एंड वाला कंडीशन है तो दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो हम ट्रू एक्सेप्ट करेंगे। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स मान लेंगे उसको। ठीक है, और अगर और से अगर हम कनेक्ट करते हैं दो को, मतलब दोनों में से कोई भी ट्रू होगा, दोनों या दो से ज्यादा भी हो सकता है, कोई भी ट्रू हो जाए तो उसको हम लोग ट्रू मान लेंगे।
तो अभी हम लोग एंड यूज कर रहे हैं। एंड में क्या होगा कि वैसा नंबर जो 70 से बड़ा और 80 से छोटा हो, 70 से बड़ा और 80 से छोटा हो, कौन है बताओ? 74 है ना, 70 से बड़ा है और 80 से छोटा है। ऐसा वाला नंबर अगर मिलता है हमको तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो बी होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग लिख देंगे डोंट नो। क्लियर है? अब आओ फिर हम लोग आते हैं इफ एंड। अब इसी को ले रहे हैं, इसको हम लोग अब करना क्या है, ये वाला तो काम हो चुका था, अब हम लोग को 60 लेना है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 60% और G6 लेस देन 70। ठीक है, 60 से बड़ा और 70 से छोटा। अगर ऐसा होता है तो हम उसको देंगे सी ग्रेड, और नहीं तो लिखेंगे डोंट नो। ठीक है, तो ये तो सी ग्रेड में आ गया, 60 से बड़ा 70 से छोटा। इसके बाद वाला डी के बारे में देखते हैं। इफ एंड, नहीं समझ में आया तुरंत पूछ लेना हमसे, ठीक है। 50 और अगेन दिस वन लेस देन 60। अगर ऐसा होता है तो डी, और नहीं तो डोंट नो। इसमें से किसी को कोई परेशानी हुई समझने में? कोई परेशानी नहीं हुई? गुड। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक करेंगे हम लोग। डोंट नो तो कर दिए, तो डोंट नो में क्या आएगा? ए तो यहाँ हो गया, डोंट नो में मतलब बाकी सब है, बी सी डी है, और यहाँ तो हम बी का फॉर्मूला लिखे हैं, लिखे है ना। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाला को हम इक्वल टू छोड़ दो, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कट कर ले, कॉपी कर ले, कट कर लेते हैं, चलो ठीक है। और यहाँ पे आओ और डोंट नो के जगह पे उसको पेस्ट कर देते हैं। अगर 80 हो गया तो ए, और नहीं हुआ तो नीचे जो फॉर्मूला लिखा था उसको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो मेरा बना वो क्या बना है? ये ए ग्रेड को हैंडल कर लेगा और बी ग्रेड को हैंडल कर लेगा, और बी ग्रेड और ए ग्रेड के अलावा जो नंबर आएगा उसके लिए डोंट नो लिख देगा, मतलब सी और डी के लिए डोंट नो लिख देगा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पता है कि सी ग्रेड का हम लोग भी सी ग्रेड का काम ऑलरेडी किए हुए हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इस डोंट नो को हटाओ। डोंट नो मतलब नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम लोग का काम है उसको पढ़ा के जना देना, समझा देना, है ना। यहाँ भी हो गया काम खत्म। तो यहाँ कौन कौन सा ग्रेड हो गया? देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, है ना। डी नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, तो डी का भी तो हम लोग लिखे हुए हैं, डी का भी लिखे हुए हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। एक ब्रैकेट और लगेगा, यहां तक देखो तो हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डी हो गया। और डी के बाद एफ के लिए कुछ चेक करना है क्या? कि डी के जो आउटसाइड रहेगा सारा का सारा एफ। तो इस लास्ट वाला जो डोंट नो है, यहीं पे हम लिख देंगे एफ। ठीक है, अब इसको आज हम मीनिंगफुल स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। इफ G6 greater than equal to 80% then A, otherwise
अगेन टेस्ट, अगर G6 70 और 80 के बीच में है देन बी, अदरवाइज अगेन टेस्ट G6 60 और 70 के बीच में है तो सी, अदरवाइज अगेन टेस्ट 50 और 60 के बीच है तो डी, अदरवाइज नो टेस्ट, डायरेक्ट एफ। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बना ग्रेडिंग के लिए। इसको यहां से उठाओ और ग्रेडिंग वाले ब्लॉक में पेस्ट कर दो, इंटर, ड्रैग। ठीक है, तो 50 देखो कहीं पे परसेंट छूटा है क्या, देखो हाँ, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट किए हुए हैं सेल को, तो परसेंट लिखना जरूरी है कंडीशन में। सब जगह हो, ध्यान देना, तो सब जगह परसेंट है ना, कहीं छूटा नहीं ना। 80% हो गया, 70 80 60 70, फिर 50 और 60 हो गया। ठीक है, अब देखो एफ तो कोई नहीं है, किसी को एफ करा दी, फिल करा के देखें हम लोग क्या। तो हमको क्या चाहिए, 50 से नीचे चाहिए। 300 का 50% होता है, हम लोग परसेंट कैसे निकाले हैं, 300 मतलब 140। हाँ मतलब 50%, तो 150 के नीचे लाएंगे तो हो जाएगा, तो 148 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हो गया ना फिर। एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि जैसे कि हमारा परसेंटेज 100 से आगे ना भागे। परसेंटेज 100 से कैसे, यहाँ तो जो परसेंटेज हम लोग निकाले हैं ना, टोटल बटा 300 रखे हैं, टोटल बटा 300, वो कभी जाएगा ही नहीं ज्यादा। सर पाइथन में मान लीजिए इसमें 200 300 400 तीनों में डाल दिया है, तो ये सर भाग जाएगा ना परसेंटेज। ये तुम्हारा 100 नंबर का एग्जाम है, 100 नंबर का एग्जाम है। अच्छा वैसा सोच रहे हो कि 100 नंबर ज्यादा है और बाई मिस्टेक कोई ज्यादा डाल दे, हाँ तो वो लोग वैलिडेशन है, वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग जो फार्मूला का काम कर रहे थे वो ऐसे था। ठीक है, अब अच्छा एक चीज यहाँ पे तुम लोग को करना क्या है, क्या ऐसा हो सकता है कि वैसा कोई जिसको नंबर यहां तक आ रहा हो, किसी एक सब्जेक्ट पे फेल हो, हम लोग 50% के नीचे फेल मान रहे हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे मान लो कि कोई ए ग्रेड कौन था, ये था, ए ग्रेड है 65 है, इसको अगर हम मान लो 49 कर देते हैं, तो ये बी ग्रेड है, लेकिन एक सब्जेक्ट में ये फेल है। इसमें और लगाकर समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा, समझ रहे हो ना, कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल है और टोटल उसका ज्यादा है, तो हो सकता है कि एब्सेंट हो, सब में 90% मार्क्स लाए और किसी एक सब्जेक्ट में तो एब्सेंट हो, तो एब्सेंट माना जाएगा, तुम्हारा रिजल्ट फेल हो जाएगा। तो वो इसमें कैसे इनकॉर्पोरेट होगा तुम सोच के बताओ, सबको टास्क दे रहे हो, सबको ये टास्क दिए। ठीक है, कर बोलने से नहीं होगा, करके भी दिखाएं सर, बनाएंगे। हाँ करके दिखाना बाद में। सर हो गया है बना। ठीक सब लोग करिएगा। ठीक है, यहाँ पे और क्या क्या काम हो सकता है, यहाँ तुम लोग सब लोग होमवर्क नोट कर लो, करके देखना, और नहीं तो फिर लैब में करके दिखाना हमको। और क्या क्या काम कर सकते हैं, पहला तो ये कर सकते हैं कि हम परचेजिंग अमाउंट पे डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। अगर 1000 से ज्यादा का खरीदारी है और 2000 के अंदर, ठीक है, 1000 और लेस देन 2000 अगर
कोई परचेजिंग कर रहा है तो उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो 2000 के ऊपर का खरीदारी कर रहा है, उसका जो टोटल बिल अमाउंट है दैट इज मोर देन 2000 एंड लेस देन 3000, तो उसको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा टोटल परचेज अमाउंट पे। अगेन अगर वो 3000 से ज्यादा का खरीदारी कर रहा है, 3000 से लेके लेस देन 5000 तक खरीदारी अगर है, तो उसको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और मोर देन 5000 के लिए 5000 और उससे ज्यादा के केस में उसको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक शीट तुम बनाओगे, हाँ, पर्सन का नाम रहेगा, उसका टोटल बिल अमाउंट रहेगा, उसके बाद वाला जो अमाउंट रहेगा वो डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद वाला होगा नेट पेएबल अमाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा हिलाओ, थोड़ा तो हिला रहे, क्या कर रही एनर्जी का भी ज्यादा है। इसको नींद आएगा ना तो इसके लिए पकड़ के लटक जाना। कंडीशन वाला सर बता दो। कौन सा कंडीशन? ये 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा तो तुम टाइपिंग मिस्टेक ना है, तुम टाइप करोगे कोई भी चीज। सर मान के चलिए हम कोई मतलब जिसको जानकारी नहीं है 100 से ज्यादा दे रहे तो जानकारी नहीं हो उससे में काम क्यों करेगा? ना सर, ये भी हो सकता है ना इसमें सीट में ले ही ना, मान लीजिए ठीक है, मिस्टेक भी हो जाता है तो उसमें लेना। यहाँ हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीखो तो बताएंगे बाद में। वैलिडेशन जो है ना, वैलिडेशन है, फिल्टरेशन, बहुत सारा चीज है अभी, समझे? और जो तुम चाह रहे हो तो बहुत आराम से कर सकते थे, किसी भी सेल में जाके इफ लगा लो, उस सेल का वैल्यू लगा दो, और ग्रेटर एंड इक्वल टू अगर 100 है तो ठीक है, अदरवाइज है तो एरर लिख दो वहां पे, बहुत आराम से लिख सकते हैं हम लोग। जैसे एक मिनट, यहाँ तुम कह रहे हो कि ये यहाँ भी मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स लिखना है हमको, तो हम ये लिख सकते हैं ना, इफ ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, E19 ग्रेटर देन, अच्छा लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे E19 ही रहेगा, और नहीं तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे एरर। सर्कुलर रेफरेंस, ये तो है कि अगर इसी को यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम लोग, देखो उसी सेल में तो हम लोग वाला फार्मूला से नहीं कर पाएंगे, वैलिडेशन जैसा तुम चाह रहे हो वैसा यहाँ पे नहीं होगा। परसेंटेज में भी हो सकता है, ग्रेड में भी हो सकता है सर। कैसे? सर ये नहीं पता है। नहीं, तुम ये चाह रहे हो ना कि 100 नंबर का एग्जाम है, 100 नंबर से ज्यादा कोई इंटर ना करे, वहां पे कोई 100 नंबर से ज्यादा इंटर ना करे। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए, फिर हम लोग का क्लास डाइवर्ट हो जाएगा दूसरे तरफ, समझ रहे हो? लेकिन ये वाला तुम काम कर सकते हो कि अगर हम किसी मार्क्स को चेक करना चाहें तो उसके बगल में हम एरर लिख सकते हैं, पर्टिकुलर सेल में नहीं लिख सकते, लेकिन हम वहां पे बगल में उसके लिख सकते हैं ओके। और नहीं ना, कैसे होगा? फिर हम अलग से फिर वो परसेंटेज वाले हम चेक करेंगे कि हर सेल का वैल्यू 100 से नीचे, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, 100 से नीचे है तो ठीक है, एरर दे दीजिए, अदरवाइज परसेंट कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, कहाँ चला गया वो, डिलीट कर दी क्या उसको? जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पे दिए तुम 80, यहाँ पे दिए 90, और यहाँ पे दे दिए 110। ठीक है, तो यहाँ तो टोटल निकल जाएगा मेरा, यहाँ पे
टोटल हम कैलकुलेट कर लेंगे, और टोटल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू दिस वन ओके। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इफ और ये वाला वैल्यू अगर 100 से बड़ा है, या वाला वैल्यू 100 से बड़ा है, या ये वाला वैल्यू 100 से बड़ा है, ठीक है, और के साथ जोड़े हैं, तीनों में से कोई भी 100 से बड़ा होगा तो ये हमको ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर तीनों में से कोई भी 100 से बड़ा होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरर, ठीक है। अदरवाइज क्या लिखेंगे, दिस वन डिवाइडेड बाई 300, ठीक है, ये हो गया। अगर इसको हम 100 कर देते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर इसको हम एरर के रूप में फॉर्मेट करेंगे, जब एरर आएगा तो उसमें करेक्टर हो जाएगा। हम इसको नंबर में फॉर्मेट करने वाले हैं, जैसे मान लो इसको हम सेल जाते हैं, फिल्टर करते हैं फॉर्मेट सेल, और इसको हम कर देते हैं परसेंटेज। यहाँ तो बहुत अच्छा हो गया 90%, लेकिन इसके वैल्यू को अगर चेंज कर देते हैं हम लोग, तो एरर, ठीक है, वापस, ठीक है, यही चाहिए। इसके साथ साथ तीन फॉर्मूला लग सकते हैं ना, एक एरर का, एक मिनिमम का 30 से नीचे आया तो फिर, और ये इसका परसेंटेज का। हाँ, ये वही तो तुमको टास्क दिए हैं, यही काम तो तुमको दिए हैं करने के लिए, हो गया है, ठीक है। मणि प्रकाश, अभी तुम अभी देखो आ रहे हो, तो क्लास खत्म होने वाला है। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है क्या? स्वामी बता दिए थे जी। अब बताओ, तो क्लास खत्म हो रहा है, उस टाइम पूछे थे ना कि पूछो। स्वामी जिसने बता रहे तो उसमें तुम क्यों नहीं पूछे? हम बोले सम इफ क्लियर है ना, सम इफ सब क्लियर है, हाँ सब क्लियर है। तो बोले मैक्स और मैक्स के बारे में बताइए, तो मैक्स से मैक्स के बारे में बताया। सम इफ और सम इफ में क्या अंतर है? सम इफ बताओ क्या था? बस सम इफ्स में क्या था, मल्टीपल कंडीशन था। सम इफ्स में जिसको जोड़ना है उसको पहले रेंज दे दो, उसके बाद मल्टीपल कंडीशन लगाते जाओ। हाँ, कंडीशन कैसे दोगे? कंडीशन अगर हम देंगे ना, जैसे मान लो कि हम इधर ध्यान दो जी, क्या कर रहे हैं, मान लो हमको सैलरी कैलकुलेट करना है, किसी का सैलरी सम करना है, वैसे डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग, ठीक है, तो सैलरी वाला हो गया सम रेंज, और क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया मेरा डिपार्टमेंट, और क्राइटेरिया दे दे मार्केटिंग, तो उसमें से जितने लोग मार्केटिंग के सबकी सैलरी जोड़ दी जाएगी आपस में। हमको पता चल जाएगा कि मेरे कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इतनी सैलरी दी जा रही, ठीक है, और सारे एम्प्लॉय का सीटी भी लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि मार्केटिंग का तो हमको निकलेगी, हमको पटना ऑफिस का निकल जाए, ब्रांच मेरा जो पटना है, जो पटना में काम कर रहे हैं उनका निकल जाए। तो पहला तो सम रेंज में दे देंगे सैलरी, पूरा रेंज। दूसरा रेंज देंगे हम लोग डिपार्टमेंट, सिलेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे डिपार्टमेंट का कॉलम, अब कॉमा देके कंडीशन लिखेंगे मार्केटिंग। फिर तीसरा रेंज देंगे हम सिटी, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2 सिटी वाला, कॉमा देके डबल कोट्स में पटना। हो गया ना, पहला वाला रेंज हो गया तुम्हारा डिपार्टमेंट, उससे मार्केटिंग लगा दिए क्राइटेरिया। दूसरा हो गया सिटी, उस पर पटना क्राइटेरिया लगा दिए। कॉमा देके जेंडर लगाना था, कॉमा देके जेंडर वाला लगाओ, मेल कर दो, मेल वाला मेल पटना मार्केटिंग सैलरी बताइए, ठीक है, समझ में आ गया?
क्राइटेरिया रेंज, उस पर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, जितना चाहिए उतना तुम लगा सकते हो। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।